नमस्कार मित्रों, मैं आनंद तिवारी आपके अपने चैनल कैट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। बेटा यहाँ पर अपना चैप्टर चल रहा है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में पहला पार्ट जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके 4 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन एंड मेटामेरिज्म। आज का अपना टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या है, इसकी हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। टॉटोमेरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या होती है टॉटोमेरिज्म, हम लोग इसे समझते हैं। एक्चुअली में है क्या कि टॉटो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन। क्या मतलब है? मोशन। है क्या कि एक कंट्री ने, छोड़ो, एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम पढ़ते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। इसे पढ़ते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट। एक कंट्री बोलती है, एक कंट्री के साइंटिस्टों ने बोला कि, एक कंट्री के साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि इस कंपाउंड में एक कीटो फॉर्म है और एक एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, और एक यहां पर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है ये। दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं, इस कंपाउंड में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ग्रुप ये है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है OH ग्रुप प्रेजेंट है, और एक एस्टर ग्रुप प्रेजेंट C डबल बॉन्ड O। एक कंट्री कहती है कि नहीं, इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और एक एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि दूसरी कंट्री के साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि इसमें एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप है। तो हुआ क्या कि दोनों कंट्री के साइंटिस्ट लोगों में एकेडमिक वार छिड़ गया। फिर एक तीसरी कंट्री आई। तीसरी कंट्री के साइंटिस्ट लोग बोलते हैं नहीं भाई, मुझे लगता है कि इसमें ये ग्रुप भी प्रेजेंट है और ये ग्रुप भी प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड C एंड OH, ये ग्रुप भी प्रेजेंट है। एस्टर ग्रुप तो दोनों का कॉमन ग्रुप था। ये भी बोल रही थी और ये भी बोल रही थी। ये कंट्री के साइंटिस्ट, शायद ये कंट्री फ्रेंच थी। तो यहां पर ये बात जब तीसरी कंट्री ने बोली तो एकेडमिक वाद यहां पर कम हुआ। तो पूछा गया भाई ऐसा कैसे? तो तीसरी कंट्री बोलती है कि ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? इक्विलिब्रियम फॉर्म में प्रेजेंट है। इस तरह से CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल, यहां पर दिख नहीं रहा होगा, ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन सच टाइप CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये तो पहली कंट्री की कंडीशन हो गई। और जो फाइनल डिसीजन दिया थर्ड कंट्री ने, वो बोलती है कि भाई यहां पर इस तरह से ये ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये दोनों हो गए। अब आप बेटा यहां पर देखो, यहां पर ये कीटो फॉर्म प्रेजेंट है और दूसरा एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, OH भी प्रेजेंट है और एस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये तीसरी कंट्री बोलती है।
तो कहा यहां पर देखो कौन कौन से ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो हो गया ये कीटो, कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया कीटो ग्रुप। और यहां पर सी डबल बॉन्ड सी को क्या पढ़ते हैं, ईन, तो ये ईन हो गया। और यहां पर OH भी है तो OH को पढ़ते ऑल, तो ये हो गया इनॉल फॉर्म। तो ये है कि जब यहां पर सी डबल बॉन्ड O है तो इसे कहते हैं कीटो फॉर्म, जबकि इसे पढ़ते हैं इनॉल फॉर्म। एक हो गया कीटो फॉर्म और दूसरा कौन सा फॉर्म हो गया, इनॉल फॉर्म हो गया। तो बेटा एक हो गया कीटो फॉर्म और एक हो गया यहां पर इनॉल फॉर्म। ये जो कंडीशन है, ये जो यहां पर साइन प्रेजेंट है, इस साइन से इस साइन को पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कीटो फॉर्म है और इनॉल फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म परमानेंटली इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते रहती हैं। कीटो फॉर्म कन्वर्ट इन इनॉल फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म कन्वर्ट इन कीटो फॉर्म। और यहां पर इन दोनों फॉर्म के बीच में परमानेंट इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होती है। यहां पर एक चीज और देखने वाली है कि ये जो ग्रुप है CH2, इसका एक हाइड्रोजन यहां पर कीटो ग्रुप के ऑक्सीजन से लिंक हो गया। दैट्स मीन यहां पर एक हाइड्रोजन परमानेंट क्या होता रहता है, मूव होता रहता है। एक हाइड्रोजन चलायमान रहता है। एक हाइड्रोजन में ऑसिलेशन परमानेंट होता रहता है। इसी ऑसिलेशन के कारण हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, चलाव्यवता, और इंग्लिश में बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। मोशन, टॉटो का मतलब क्या है यहाँ पर, मोशन। हाइड्रोजन में मोशन प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ ना। एक फॉर्म यहाँ पर क्या है, कीटो फॉर्म, जबकि दूसरा फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर इनॉल फॉर्म प्रेजेंट होता है। और दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। क्या ये पॉइंट हमारा समझ में आ गया। तो होती क्या है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म यही होती है। टॉटोमेरिज्म में हम ये कहें कि ये दोनों फॉर्म परमानेंट प्रेजेंट है। अब बेटा यहां अगर आप कहें फंक्शनल ग्रुप, तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, इनॉल हो गया। तो आप कहें सर ये तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। कौन सी आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेकिन होता क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो स्ट्रक्चर आपस में कभी भी इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनका फ्री एग्जिस्टेंस होता है। जैसे एल्कोहल है, ईथर है, तो एल्कोहल अलग हो गया और ईथर अलग हो गया। ये दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि कीटो और इनॉल परमानेंट एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो है तो ये बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। क्लियर हो गया। इसे हम पढ़ते हैं टॉटोमेरिज्म। अब होती क्या है टॉटोमेरिज्म, जरा इस पॉइंट की स्टडी करते हैं। देखो, इट इज आल्सो नोन, इसके और भी कई नेम है। क्या है, एक तो है क्रिप्टोमेरिज्म, दूसरा है एलिलोट्रोपिज्म, तीसरा है मेटोट्रोपी, नेक्स्ट है डेस्मोट्रोपिज्म, डेस्मो का मतलब बॉन्ड का टर्न होना। एक है डायनामिक आइसोमेरिज्म। डायनामिक का मतलब हो गया कि परमानेंट, ये डायनामिक फॉर्म में रहती है। जब ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, डायनामिक फॉर्म हो गया। तो इसे हम पढ़ते हैं डायनामिक आइसोमेरिज्म। गॉट इट, क्लियर हुआ ना। टॉटोमेरिज्म, टॉटो का मतलब होता है सेम, मीजो का मतलब होता है पार्ट, ठीक है ना, ये सेम पार्ट है। और टॉटो का ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं हम इसे मोशन, तो मोशन भी है। इट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला पॉइंट क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। फिर हम डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन ए कंपाउंड एग्जिस्ट इन, व्हेन ए कंपाउंड
exist in two different forms which are interconvertible, जो कि आपस में इंटरकन्वर्ट हो रहे, इंटरकन्वर्टेबल, द phenomenon is tautomerism and the two structures are called as tautomers. इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो इनका स्ट्रक्चरल पेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स और टॉटोमेरिक। टॉटोमेरिज्म में जो पेयर बनता है आइसोमर का, उसे बोलते हैं टॉटोमर्स या टॉटोमेरिक फॉर्म पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? क्या कह रहा है? व्हेन ए कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, जब कोई एक कंपाउंड दो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, तब हम इस फिनोमिना को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं इस फिनोमिना को? टॉटोमेरिज्म कहते हैं। और ये जो घटना घट गई, इस घटना को बोलते हैं when a compound exists in two different forms which are interconvertible, जो कि आपस में इंटरकन्वर्ट हो रहे, the phenomena is known as tautomerism और स्ट्रक्चर को बोलते हैं टॉटोमर्स। गॉट इट? अगला पॉइंट क्या कहता है? टॉटोमेरिज्म arises due to shift of an atom ion from one position to another which is mostly proton. That's why it is also known prototropy. जैसे यहां पर आपने देखा कि एक हाइड्रोजन एटम मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम H पॉजिटिव के फॉर्म में मूव करेगा। आगे हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिज्म में। तो हाइड्रोजन जब H पॉजिटिव बनता है तब हम इसे कहते हैं प्रोटॉन। तो यदि स्ट्रक्चर में टॉटोमर्स में H पॉजिटिव मूव करेगा तो इस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं प्रोटोट्रॉपी। प्रोटो का मतलब हो गया प्रोटॉन हो गया। ठीक है ना? क्या है यहां पर कि टॉटोमेरिज्म arises due to shift of an atom ion from one position to other which is mostly proton. That's why it is also known as प्रोटोट्रॉपी। वैसे इसमें मूविंग क्या होती? कैटायन हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, कोई एक एटम भी हो सकता है। अब अगर यहाँ पर H पॉजिटिव मोशन कर रहा तो H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं और ये आइसोमेरिज्म को प्रोटोट्रॉपी भी कहेंगे। टॉटोमर्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शनल आइसोमेर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ये डिफरेंट फॉर्म है। क्यों है? एज टॉटोमर्स आर इंटरकन्वर्टेबल एंड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। whereas Fi are having independent existence, so different। जबकि फंक्शनल आइसोमर्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होती हैं, उनमें इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं होती है। इस कारण से ये डिफरेंट फॉर्म होता है। तो क्या है? टॉटोमर्स are different form of Fi as tautomers are interconvertible and remain in equilibrium, whereas Fi are having independent existence, so different। क्लियर हो गया? फिर एक बार समझ लेते हैं टॉटोमेरिज्म क्या है। जब कोई कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है और दोनों फॉर्म परमानेंट इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है तो हम इसे बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में जो भी एटम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन मूव करता है, उस एटम में अगर कैटायन है, पॉजिटिव है, तो इसको बोलेंगे कैटायनोट्रॉपी। एनायन अगर मूव करता है तो एनायनोट्रॉपी। H पॉजिटिव अगर मूव करता है तो प्रोटोट्रॉपी कहते हैं। कैटायन के कारण कैटायनोट्रॉपी, एनायन के कारण एनायनोट्रॉपी और H पॉजिटिव के कारण क्या बोलेंगे? प्रोटोट्रॉपी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या टॉटोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म है?
तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों है? क्योंकि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें आपस में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होते हैं। जबकि टॉटोमेरिज्म में जो टॉटोमर्स होते हैं, जो टॉटोमेरिक फॉर्म होते हैं, इनके बीच में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होती है और ये परमानेंट एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। गॉट इट? क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, ये आता है कि क्या जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनते हैं क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं? टॉटोमर्स आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रिप्लाई आप क्या देंगे, यस या नो? सोचो। टॉटोमर्स आर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो रियल स्ट्रक्चर नहीं होते। पहला पॉइंट ये हमें दिमाग में रखना है। उनको हम कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, जबकि टॉटोमर्स रियल स्ट्रक्चर होते हैं, इनका आइसोलेशन किया जा सकता है। ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चर है। जबकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर, दे आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स या कॉन्जुगेट सिस्टम में देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनका डिलोकलाइजेशन होता है। कभी भी एटम वहां पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होगा, कभी भी एटम्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। जबकि टॉटोमेरिज्म में एटम्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। टॉटोमेरिज्म में क्या है, एक एटम अपनी पोजीशन को चेंज करता है, या तो एटम होगा, या फिर कोई कैटाइन होगा, या फिर कोई एनाइन होगा, या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा। तो दूसरा डिफरेंस क्या है कि कैटाइन, एनाइन या प्रोटॉन, इनकी शिफ्टिंग होती है, जबकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कभी भी एटम्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? देखते हैं डिफरेंस, आपको याद रखने हैं। टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर रियल। पहला पॉइंट क्या ये बताना चाहता है कि टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर रियल एंड कैन बी डिटेक्टेड, while resonance structure are imaginary and कैन नॉट बी डिटेक्टेड। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का आइसोलेशन नहीं किया जा सकता है, उन्हें कभी आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, जबकि टॉटोमर्स का आइसोलेशन किया जाता है। टॉटोमर्स रिमेन इन इक्विलिब्रियम। टॉटोमर्स जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम, एंड आर इंटरकन्वर्टेबल। ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, while RS are imaginary structure। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बोथ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट। किसमें? टॉटोमेरिज्म में। टॉटोमेरिज्म में जब एटम अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो सिग्मा बॉन्ड भी तो ब्रेक होगा। तो यहां पर क्या है, बोथ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट while only pi electrons can participate in रेजोनेंस। रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन और यहां सिग्मा, पाई एंड एटम दोनों का माइग्रेशन होगा, दोनों अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। एटम्स शिफ्ट वन पोजीशन टू अदर पोजीशन while एटम शिफ्ट इज नॉट अलाउड। रेजोनेंस में एटम की शिफ्टिंग अलाउड नहीं होती है, जबकि टॉटोमेरिज्म में एटम की शिफ्टिंग अलाउ होती है। देख लो एक बार फिर इन्हें ध्यान से। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर। टॉटोमर्स एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट सेम। ओके, बढ़े आगे। गुड। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म।
टॉटोमेरिज्म में टाइप क्या है, जरा देखते हैं। टॉटोमेरिज्म बेसिकली 2 टाइप की है। ये जो एटम माइग्रेट कर रहा है, उस एटम जब माइग्रेट करता है तो कितने एटम का डिफरेंस आता है। 1 से 2 पे गया, या 1 से 3 पे गया, या 1 से 5 पे गया, 1 से 10 पे गया। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी डिफरेंस के बेस से हम टॉटोमेरिज्म को यहाँ पर 2 तरह से क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, वो तो 3 तरह का है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 तरह से लिया। देखते हैं कौन। पहला है डायड सिस्टम। फर्स्ट इज नोन एज डायड सिस्टम। क्या है डायड सिस्टम, केयरफुली देखते हैं। इन दिस सिस्टम द हाइड्रोजन और द ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम वन एटम नंबर 1, पहले नंबर के एटम से, कार्बन एटम 1 से, दैट इज कार्बन एटम हैविंग हाइड्रोजन, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम 2, सेकेंड, एक पोजीशन से, पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 की ओर जब एटम माइग्रेट करे 1 से 2 पर, तो इस सिस्टम को कहते हैं डायड सिस्टम। सेकेंड पोजीशन में कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या कोई और भी है, मल्टीपल बॉन्ड है। देखो कैसे, जैसे यहां पर ये है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना बेटा। अब ये कार्बन नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। यदि हाइड्रोजन एटम 1 पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पर जा रहा, कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, जा किसमें रहा, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, ठीक है। याद रखो ये मल्टीपल बॉन्डेड ही होंगे, मल्टीपल बॉन्डेड ही होंगे, कभी भी सिंगल में नहीं आएंगे। तो ये जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम को बोलेंगे डायड सिस्टम। ये हाइड्रोजन यहां से यहां की ओर शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने में ये बन गया H। H किसमें जुड़ गया बेटा, नाइट्रोजन में, HNC बन गया। ये है साइनाइड। क्या है ये है साइनाइड, और ये बन गया आइसो साइनाइड, ठीक है ना। पोजीशन नंबर 1 से यदि एटम पोजीशन नंबर 2 पे जाता है तो हम इसे कहते हैं डायड सिस्टम। अच्छा, यहां पर गया क्या है, H पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे, प्रोटोट्रॉपी। क्या है ये, प्रोटोट्रॉपी। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि R⁻C⁻N, ठीक है। यहां पर एक इक्विलिब्रियम आ गई, R यहां से चला 1 2, नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो ये बन गया RNC। अब देखो बेटा 1 से 2 पे गया ना, अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या प्रोटॉन पोजीशन नंबर 1 से मूव करके पोजीशन नंबर 2 पे जा रहा है, चाहे वहां नाइट्रोजन हो, चाहे वहां पर ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, XYZ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो कि मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो ऐसे केस को बोलते हैं डायड सिस्टम। क्या कहेंगे, डायड सिस्टम। गॉट इट। दूसरा जो सिस्टम है ट्राइड सिस्टम। अब ट्राइड सिस्टम क्या है, यदि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 3 की ओर जा रहा, और 3 पर क्या होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा, या कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि मल्टीपल बॉन्डेड है, तो यहां पर सिस्टम होगा ट्राइड सिस्टम। 1 2 का 3, 1 से 3 ट्राइड सिस्टम, 1 से 3 ट्राइड सिस्टम, 1 2 2 डायड सिस्टम। 1 से 2 पे गया डायड, 1 से 3 पर गया
ट्राइड सिस्टम। देखते हैं एग्जांपल। इन दिस सिस्टम, क्या है यहां पर, देखो बेटा ध्यान से, इन दिस सिस्टम द एसिडिक हाइड्रोजन, अब यहां हाइड्रोजन की बात चल रही, माइग्रेट फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 3, 1 से 3 पर जब ये माइग्रेट करता है तो हम इस सिस्टम को क्या पढ़ते हैं, ट्राइड सिस्टम कहते हैं। 1 से 3 ट्राइड, 1 से 2 डाइड सिस्टम, याद रखना है। इट इज फॉलोइंग टाइप, ये कई तरह से है, अपने में बेसिकली एक ही है कीटो इनॉल सिस्टम, लेकिन ये कई तरह का है। जैसे पहला दिया है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, देखो ध्यान से बेटा, जैसे कि कीटो का मतलब एक फॉर्म होगा कीटो और दूसरा फॉर्म होगा इनॉल, जो कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा। कीटो फॉर्म जैसे ये दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड OH, काउंट करो 1 2 3, 3 हो गए। अब है क्या कि ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आ गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव हुआ, ये बॉन्ड इधर गया, O में H लगा दिया। चलो ये आगे अभी मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है ना। काउंट करिए यहां पर भी, तो ये नंबर हो गया 1 2 3। हाइड्रोजन एटम कहां से कहां पर गया, 1 नंबर के कार्बन से 3 नंबर के ऑक्सीजन में जुड़ गया। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H, यहां पर नंबरिंग करो 1 2 3, चेंज करो बेटा पोजीशन, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3। और एक देखते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। अब बेटा यहां देखना ध्यान से, इसको हमने लिया पोजीशन नंबर 1 2 3, या तो 1 2 3 इधर जा सकता है या 1 2 3, कोई भी एक डायरेक्शन में ये भेजा जा सकता है, जाएगा अपने आप ही जाएगा, हमें तुम्हें नहीं भेजना है। इसके अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन बनती है, यदि हम वो कंडीशन ला देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, और ये बन गया देखो इनॉल फॉर्म। ये सभी फॉर्म कौन है, इन डबल बॉन्ड ऑल OH, तो बन गया इनॉल फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म यहां पर प्रेजेंट, एक कीटो फॉर्म और दूसरा इनॉल फॉर्म आ गया। क्लियर हो गया ना। अगर एक फॉर्म कीटो है दूसरा फॉर्म इनॉल है तो हम बोलेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, साइनो इन इमीन टॉटोमेरिज्म, ये भी ट्राइड सिस्टम का पार्ट है। साइनो जैसे ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, चलो बेटा ये कौन सी फैमिली है, साइनो फैमिली हो गई, साइनाइड है ना, CN को साइनाइड पढ़ते हैं। अब यहां से ये चेंज हुआ, हाइड्रोजन पोजीशन पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 है ना। हाइड्रोजन यहां से उठा नाइट्रोजन में जुड़ा करके, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड C, एक पाई बॉन्ड कम हुआ, डबल बॉन्ड NH, 1 2 3। हाइड्रोजन किधर से किधर गया, 1 से 3 पे चला गया। कौन सा सिस्टम हो गया,
ट्राइड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ट्राइड का मतलब 1 2 3। अब यहां पर इसे तो साइनो पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, नाम याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट को सिंपल बना लो। सिंपल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हो, इन। अगर NH2 है तो अमाइन, और अगर डबल बॉन्डेड आयन है तो इमीन, IMINE, तो यहां पर इन इमीन। तो ये बन गया, ये हो गया इन और ये हो गया इमीन बन गया। तो साइनो एंड इन इमीन, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ ट्राइड सिस्टम। क्लियर हुआ बेटा, नाम लिखना आ गया ना। C डबल बॉन्ड C, इन। डबल बॉन्डेड NH को पढ़ते हैं इमीन। अगर सिंगल एन है NH2 तो क्या पढ़ोगे, अमाइन। अगर डबल बॉन्डेड NH है तो इमीन, और यदि ट्रिपल बॉन्डेड आयन है तो क्या पढ़ेंगे, साइनोइड। ऐसे नाम याद कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो इमीन ये बन गया, इन इमीन। अगला कहता है एनीमाइन एंड इनामाइन टॉटोमेरिज्म। जैसा नेम वैसे ही काम करो। पहले क्या लिखा है, एन। एन को हम क्या लिख दें, CH3, और ये है, ये तो डबल बॉन्डेड में है ना कार्बन, तो फिर कार्बन ला दो C। फिर आगे क्या लिखा, इमीन। तो इमीन का फॉर्म क्या होता है, डबल बॉन्डेड NH, तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड NH। ये हो गया बेटा एन, ठीक है, और ये हो गई इमीन, एन इमीन, ये इसका नेम हो गया। समझ रहे हो, वेरी गुड। एन इमीन से अब ये क्या बन रहा, इन अमीन। तो देखो ध्यान से बेटा, यहां से हाइड्रोजन को हटाइए, यहां से हाइड्रोजन को हटाइए, ठीक। 1 2 3 हाइड्रोजन यहां से गया और यहां पर आ गया, तो ये बन गया डबल बॉन्डेड CH2 डबल बॉन्ड C में एक हाइड्रोजन है, H नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, एक पाई बॉन्ड कम होगा चूंकि एक एटम जुड़ गया है, CH C डबल बॉन्ड C। यहां C सिंगल बॉन्ड C था तो क्या था, एन। ये डबल बॉन्ड में आ गया तो क्या हो गया, इन। अच्छा ENE होता है ना, लेकिन इनके नाम में AEIY ये अगर आ रहे तो ये ड्रॉप हो जाता है, और ये क्या बन गया, एमीन। तो इन एमीन बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी आप नंबरिंग करिए 1 2 3। अगर हाइड्रोजन एक से थर्ड पर जा रहा है तो कौन सा सिस्टम होता है, ट्राइड सिस्टम। तो इन एन इमीन, इन अमीन, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्राइड सिस्टम। क्लियर, देख लो भाई। नेम लिखने का तरीका बिल्कुल माइंड में रखना है जिससे हमें रटना ना पड़े। रटी वो चीजें जाती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है, जो लॉजिकल होता है उन्हें केवल समझो दिमाग में, वही लॉजिक को शिफ्ट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोसो ऑक्जिम टॉटोमेरिज्म। बेटा फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए। नाइट्रोसो बताइए क्या है, यहां पर आर हमने ले लिया, आर की जगह CH3 एंड डबल बॉन्ड O, इसे पढ़ते हैं नाइट्रोसो। एंड डबल बॉन्ड O को क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोसो पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये नंबरिंग करो, तो ये हो गया 1 2 3। हाइड्रोजन 1 से 3 पर जा रहा, याद रखो बेटा जिससे हाइड्रोजन निकलेगा वो डबल बॉन्डेड हो जाएगा, और जिससे जुड़ेगा उसमें एक पाई बॉन्ड कम हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन यहां से चला, इससे निकला, इसमें जुड़ गया,
तो ये जो बॉन्ड है ये यहां पर आ गया, H2C डबल बॉन्ड N, ये आ गया NOH। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इस फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते हैं ऑक्जिम। क्या पढ़ते हैं? ऑक्जिम पढ़ते हैं। याद रखो, ऑक्जिम का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड NOH होता है। ये ऑक्जिम का फंक्शनल ग्रुप है। तो दैट्स मीन नाइट्रोसो का टॉटोमर क्या बनेगा? ऑक्जिम बनेगा। एटम 1 से 3 पर मूव कर रहा है, तो 1 से 3 पर जाने के कारण ये ट्राइड सिस्टम का एक पार्ट हो गया। गॉट इट? वेरी गुड। फिर एक आता है नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। नाइट्रो का ग्रुप तो आपको मालूम ही होगा, क्या है? देखो ध्यान से, ये हमने अल्काइल ग्रुप की जगह H ले लिया, CH3, ये हो गया H। नाइट्रो ग्रुप है, O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव है। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तब हमेशा पॉजिटिव होता है। नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड ही तो बनाता है, लेकिन अगर चौथा बॉन्ड बना दिया तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका मतलब इसने एक लोन पेयर ट्रांसफर किया है। अब ये बन गया, ठीक। किसमें एटम जाएगा? जो डबल बॉन्डेड होगा। काउंट कर दो नंबरिंग, 1 2 3। हाइड्रोजन को मूव करा दीजिए, तो जब हाइड्रोजन मूव होगा तो ये किधर आएगा? यहां तो डबल बॉन्ड हो गया, H H C डबल बॉन्ड N, ये ऑक्सीजन एज इट इज बना रहेगा, O नेगेटिव। इसमें H जा रहा है तो ये हो गया OH। नाइट्रोजन अभी भी 4 बॉन्ड में है, पॉजिटिव। नंबरिंग 1 2 3। हाइड्रोजन की पोजीशन 1 से 3 पर पहुंच गई, 1 2 3। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एसी नाइट्रो। ये आपको याद कर लेना होगा, एसी नाइट्रो। ये तो नाइट्रो था, नाइट्रो किस में कन्वर्ट हो गया? एसी नाइट्रो में कन्वर्ट हो गया। इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ट्राइड सिस्टम। ये भी ट्राइड सिस्टम का पार्ट है। क्यों है? क्योंकि एटम जो मूव हुआ है ये 1 से 3 पर गया। अच्छा, हर एक में हमने H पॉजिटिव को ही मूव कराया है, हाइड्रोजन को मूव कराया है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में मूव हुआ है। इसका मतलब सभी प्रोटोट्रॉपी के फॉर्म में चल रहे हैं। नाम अगर पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू मूविंग एटम कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोटोट्रॉपी आइसोमेरिज्म यहां पर प्रेजेंट है। टॉटोमेरिज्म का ही पार्ट है, टॉटोमेरिज्म का ही नेक्स्ट नेम है। क्या है? प्रोटोट्रॉपी, क्योंकि मूविंग H पॉजिटिव आयन। तो बेटा यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? क्या ये बात सभी लोग समझ रहे हैं? वो बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े। इसेंशियल कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? फॉर एन एल्डिहाइड और कीटोन टू एग्जिबिट कीटो in all tautomerism, it is essential that it must have at least one alpha hydrogen atom. Must contain one alpha hydrogen atom. Alpha hydrogen atom. ठीक। अल्फा हाइड्रोजन एटम जरा यहां देख लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एटम, बेटा अल्फा हाइड्रोजन एटम ये एक ग्रुप है C डबल बॉन्ड C, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। इससे एक ग्रुप जुड़ा है CH3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पर ये जो ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप में को
sp2 वाला ये पार्ट है। sp2 वाले पार्ट में जब sp3 का कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इस sp3 के कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। sp3 कार्बन जो डायरेक्ट sp2 कार्बन से लिंक है, उस sp3 कार्बन एटम को अल्फा कार्बन कहेंगे। और इस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन्हें बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर? अल्फा हाइड्रोजन तो कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब बेटा यहां पर आप देख सकते हो ये ग्रुप हमारा हो गया sp2 वाला और यहां पर ये है sp3 और ये भी sp3 है। दैट्स मीन ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो अल्फा कार्बन कितने हैं? तो हर अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 3। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6 हो गए। क्या ये बात समझ गए? टॉटोमेरिज्म तभी होगी जब अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे कीटो फॉर्म में। किस फॉर्म की बात कर रहे हैं? कीटो फॉर्म में। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म के चांस बनते हैं, और यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में ये चांस नहीं बनते हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेसिकली यहां पर कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म की। ठीक है ना? कीटो इनॉल ही अपने सिलेबस का पार्ट है। देखो भाई, फॉर एन एल्डिहाइड और कीटोन, फॉर एन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक, to exhibit keto-enol tautomerism, it is essential that it must have at least one alpha hydrogen atom। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म का यहां हमने डिफरेंस ले लिया है। अगर कीटो फॉर्म है या इनॉल फॉर्म है तो हम टेस्ट की कैसे जानकारी करेंगे? तो टेस्ट के लिए कीटो फॉर्म फॉर्म्स ऑक्जिम। कीटो फॉर्म क्या क्या बनाता है? फॉर्म ऑक्जिम हाइड्राजीन एंड गिव डीएनपी टेस्ट विच शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप। CO का मतलब है C डबल बॉन्ड O ग्रुप। क्लियर हुआ ना? इनॉलिक फॉर्म गिव। अच्छा, इनॉल फॉर्म का टेस्ट क्या है बेटा? ये भी ध्यान देना है। इनॉल फॉर्म गिव्स कलर विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन ए टेस्ट ऑफ इनॉलिक कंपाउंड। अगर ये टेस्ट मिल रहा है तो कीटो फॉर्म है। यदि हम ये टेस्ट नहीं मिला तो हमने क्या किया? FeCl3 ऐड कर दिया। यदि हमें ये FeCl3 सॉल्यूशन का टेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब इनॉल फॉर्म है। और अगर दोनों नहीं मिल रहे तो फिर आप समझ जाइए ये कंपाउंड ही ना तो कीटो है और ना ही इनॉल फॉर्म है। इनॉलिक फॉर्म डीकलराइज, क्या कहना चाहता है ये? इनॉल फॉर्म डीकलराइज ब्रोमीन CCl4 सॉल्यूशन ए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। आपने देखा इनॉल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। अगर डबल बॉन्ड है तो वही ब्रोमीन का टेस्ट हो जाएगा, ब्रोमीन कलर डीकलराइज होगा। कीटो में नहीं होता है क्योंकि कीटो में डबल बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में है। इनॉलिक फॉर्म आल्सो फॉर्म acetyl derivative which show the presence of
OH ग्रुप। OH ग्रुप, इसके हम आगे देख लेते हैं रिएक्शन के जरिए। इनोलिक फॉर्म आल्सो फॉर्म एस्टिल डेरिवेटिव टेस्ट। अल्कोहल के ये टेस्ट होते हैं, दैट्स मीन यहां पर OH ग्रुप की प्रेजेंस कंफर्म होती है। तो बेसिकली इसेंशियल कंडीशन हम लोग पढ़ रहे थे, इसेंशियल कंडीशन में कीटो इनॉल के टेस्ट भी आ गए। क्या है इसेंशियल कंडीशन? इसेंशियल कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन है कीटो फॉर्म में तो इनॉल फॉर्म बनेगा या बनने के चांस हैं या बन सकता है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा। ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है अभी हमने देखा, अभी और आगे हम स्टडी करते हैं इसी पॉइंट पर। ठीक है, ये पॉइंट सभी बेटा क्लियर हो रहे, इन्हें अच्छी तरह आपको याद भी रखना है। इनॉल फॉर्म के टेस्ट क्या क्या है? Fe न्यूट्रल Fe Cl3 सॉल्यूशन, दूसरा ब्रोमीन कलर, ब्रोमीन टेस्ट हो गया, और तीसरा क्या हो गया? इनोलिक फॉर्म आल्सो फॉर्म एस्टिल डेरिवेटिव विच द प्रेजेंस ऑफ OH। कीटो फॉर्म का टेस्ट क्या है? वही एल्डिहाइड कीटोन में जो टेस्ट पढ़ते हैं। कीटो फॉर्म ऑक्जिम, ऑक्जिम का मतलब हाइड्राजीन से रिएक्शन हो, हाइड्राजीन से हो, DNP टेस्ट, ये सभी कीटो फॉर्म के टेस्ट होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, गुड। फिर आता है इनोलिजेबल हाइड्रोजन। इनोलिजेबल हाइड्रोजन क्या है? इनोलिजेबल हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एटम कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में, कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं इनोलिजेबल हाइड्रोजन। हम ये कहें कि अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर नोन एज इनोलिजेबल हाइड्रोजन। अरे भाई, अल्फा हाइड्रोजन ही तो मूव करते हैं। The hydrogen atom which participate in tautomerism is known ineligible hydrogen atom। ठीक है, The hydrogen atom which participate, यहां पर हम ये भी कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स participate in tautomerism is known ineligible hydrogen atom। ठीक, जैसे देखो CH3H2, CH2, C डबल बॉन्ड OH, दिस चेंज, ये हाइड्रोजन यहां गया। चलो भाई बताइए, ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 हो गया। ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यही अल्फा हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? दिस अल्फा हाइड्रोजन इज नोन एज इनोलिजेबल, इनोलिजेबल हाइड्रोजन। यही इनोलिजेबल हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर नोन एज इनोलिजेबल हाइड्रोजन। हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा? देखना ध्यान से। डिटरमाइन या फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इन गिवन कंपाउंड्स, इन गिवन कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स नीचे हम दे रहे हैं इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम बताने हैं, या अल्फा हाइड्रोजन एटम को ही हम बोल दें इनोलिजेबल हाइड्रोजन। इन्हीं का एक नेम और भी ले लें, इनोलिजेबल हाइड्रोजन, इनोलिजेबल हाइड्रोजन। इनोलिजेबल हाइड्रोजन आपको बतानी है। ठीक है बेटा, देखो आपको रिप्लाई करनी है। CH3
C double bond OH, CH3, C double bond O, CH3, 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 C double bond O, CH2, CH3, C double bond O, C double bond O, C double bond O. अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। चलो पहले आप लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया, ठीक, बढ़ो आगे। इसमें देखो, ये कार्बन sp2 है, ये हो गया अल्फा। कितने हाइड्रोजन है? 3। इनॉलिजेबल हाइड्रोजन 3 है। इसमें ये अल्फा, ये अल्फा, कितने हो गए? 6। इसमें बताइए कितने होंगे? ये अल्फा है, यहाँ ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा बीटा बीटा। इस अल्फा में हाइड्रोजन कितने हैं? 0। यहाँ कितने हैं? 2। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है। कितने हो गए? तो ये हो गए 4, क्योंकि 2 यहाँ पर होंगे और 2 ही यहाँ पर होंगे, तो 2 और 2 4 हो गए। इसके रिस्पेक्ट में बोलो बेटा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, यही है ना? अब कहो सर ये अल्फा ये बीटा, नहीं, इसके रिस्पेक्ट में तो ये अल्फा है और इनके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो गए। तो 2 2 4 2 6 2 8, यहां पर 8 हो गए। यहां पर देखो, अल्फा अल्फा अल्फा, कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर हो रहा है? समझ रही हो ना? और देखो, CH3, CH3, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। इनमें बोलो अल्फा हाइड्रोजन। पढ़े? देखो भाई,
इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा। क्या यहां कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, 0। क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? नो अल्फा हाइड्रोजन, नो इनोलिजेशन फॉर्म, नो टॉटोमेरिज्म, नो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। इसमें बोलो अल्फा, 2 हो गए। इसमें कितने अल्फा है? अल्फा 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 अल्फा। एक यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां, एक यहां। तभी तो 4 4 वैलेंसी होगी। देखो कितने हो गए, 4। क्या ये इनॉल फॉर्म शो करेगा? इस तरह के क्वेश्चन जेई में खूब पूछे गए हैं, नीट में भी पूछे गए हैं, और एडवांस में तो 8-10 स्ट्रक्चर दे देता है और पूछता है कि इनमें कितने टॉटोमेरिज्म को शो करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लॉजिक। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो शो करेंगे, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो शो नहीं करेंगे। ये जेई का ही है, नीट का ही है। इसमें बताइए अल्फा कितने हैं? तो ये तो अल्फा है नहीं, क्योंकि ये खुद sp2 हाइब्रिड है, sp2 sp2। तो इनका तो अल्फा का खेल खत्म। अब अल्फा बचाइए, एक अल्फा, एक अल्फा, 2 2 4 हो गए। इसमें बोलो बेटा, ये sp2 sp2, इनका तो खेल खत्म। ये आ गया sp3 और ये भी sp3, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 4 यहां पर हो गए। इसमें 1 2 3 4 5, कोई sp3 हाइब्रिड का कार्बन ही नहीं है, तो ये कितने हो गए जी। तो अगर क्वेश्चन बनता है इनमें कौन कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, नो टॉटोमेरिज्म। यहां पर 4 2 6 3 8 6, ये सभी शो करेंगे। तो यही जो अल्फा हाइड्रोजन है, इन्हीं को हम बोलते हैं इनॉलिजेबल हाइड्रोजन एटम। अगर इनॉलिजेबल हाइड्रोजन एटम है तो यहां पर टॉटोमेरिज्म होगी, और इनॉलिजेबल हाइड्रोजन नहीं है तो फिर टॉटोमेरिज्म भी नहीं होगी। गॉट इट? क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को क्लासिफाइड करते हैं 3 तरह से। ये कंपाउंड के बेस से है। कंपाउंड के बेस का मतलब हो गया, जैसे यहां पर देखो कुछ ओपन चेन है, खुले हैं, कुछ साइक्लिक हो रही है ना। तो इसी तरह से इनको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं 3 टाइप से। कौन कौन सा टाइप है? नंबर 1 ओपन सिस्टम टॉटोमेरिज्म, दूसरा रिंग चेन टॉटोमेरिज्म, आगे स्टेप बाय स्टेप सभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वैलेंस टॉटोमेरिज्म। ओपन सिस्टम, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म एंड देन वैलेंस टॉटोमेरिज्म। इन 3 की स्टडी हमें करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इनकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करती है। हाँ चलो ये भी देख लेते हैं। टॉटोमेरिज्म डायरेक्ट तो इफेक्ट नहीं डालता है कि कोई एक कंपाउंड लिया, जैसे आपने इथाइल एसीटोएसीटेट ले लिया और ये आपने ऐसे रख दिया पाउडर के फॉर्म में, तो क्या वहां इक्विलिब्रियम चलेगी? नहीं, सॉलिड फॉर्म में नहीं चलेगी, गैसियस फॉर्म में भी नहीं होगी। हाँ तो नहीं होगी ना। जब हम इनको किसी सॉल्वेंट में रखते हैं, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, सॉल्वेंट में रखने पर अब इनमें इक्विलिब्रियम एडजस्ट होने लगती है और ये टॉटोमेरिज्म को शो करते हैं। अब सॉल्वेंट फॉर्म में रखना, अरे भाई चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो चाहे न्यूट्रल हो, अगर हम सॉल्यूशन में किसी सॉल्वेंट में पुट कर देते हैं तो वहां पर टॉटोमेरिज्म होगी, अदरवाइज टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगी। अब आप लाए कि सर ये पाउडर फॉर्म में है, ये क्रिस्टल फॉर्म में है, तो क्रिस्टल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में यहाँ तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी हाईली वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए, तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम का चांस ही नहीं बनता है। इक्विलिब्रियम का चांस कब बनेगा?
जब ये सॉल्वेंट के फॉर्म में होंगे, सॉल्वेंट में ऐड होंगे, सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब जो सॉल्वेंट है ये दो तरह की होती हैं, एक होते हैं आपके पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर भी दो तरह की होती हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक, समझ आए ना। और जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर को जनरली हम एरोमेटिक के फॉर्म में ले लेते हैं, जैसे बेंजीन है, टोलुइन है, या एलिफेटिक में नॉर्मल हेक्सेन है, या तो फिर ऑक्टेन है, आइसो ऑक्टेन है, नियो ऑक्टेन है, ठीक है ना। ये सभी हमारे क्या है, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर में भी एप्रोटिक और प्रोटिक और एप्रोटिक होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर नॉन प्रोटिक की बात करेंगे। जब हम इन कंपाउंड को, अब हम बेसिकली स्टडी करने लगे कंप्लीट कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म की। अगर हम इनको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रखते हैं, जैसे अपना वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी ये बनाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हम कीटो फॉर्म को रखते हैं इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो कीटो फॉर्म के साथ में ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं ये हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते किसके साथ में है, कीटो फॉर्म के साथ में बनाते हैं। तो वहां पर जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण घिर जाता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से। वहां पर क्राउडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, और क्राउडिंग होने के कारण हाइड्रोजन एटम जो माइग्रेट हो रहा, प्रोटोट्रॉपी हो रही, वो प्रोटोट्रॉपी इजीली नहीं हो पाती है, बहुत ही डिफिकल्टी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटोट्रॉपी इजीली नहीं हो पा रही है तो फिर वहां पर इनॉल कंटेंट बहुत ही कम बनेगा, इनॉल फॉर्म बहुत कम बनता है। इसलिए जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रखते हैं तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है या इनॉल कंटेंट कम होता है। लेकिन जब हम इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, टोलुइन है, हेप्टेन है, इस तरह के कंपाउंड में रखते हैं, इस तरह के सॉल्वेंट में रखते हैं, तो कीटो फॉर्म तो पोलर है। क्योंकि कीटो फॉर्म में क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये तो पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये तो पोलर फंक्शनल ग्रुप है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी पोलर है, तो पोलर पोलर में क्या होगा, अट्रैक्शन होता है, तभी तो वहां पर H बॉन्डिंग का फंक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर हम बेंजीन में रख दें या हम नॉर्मल हेप्टेन में रख दें, तो ये तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने के कारण ये इनको अपने से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। पोलर नॉन पोलर को हेट करते हैं या नॉन पोलर पोलर को हेट करते हैं, और हेटिंग होने के कारण ये क्लोज में नहीं आ पाते हैं। दैट्स मीन कीटो ग्रुप के सराउंडिंग क्राउडिंग नहीं हो पाती है, भीड़ भाड़ नहीं हो पाती है। तो जब भीड़ भाड़ नहीं है तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री स्टेट में है। फ्री का मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा और यहाँ पर ऑक्सीजन में आ रहा है, तो इनके बीच में बैरियर ही नहीं होता है। बैरियर का मतलब समझ रहे हो, बैरियर का मतलब क्राउडिंग नहीं है और इजीली शिफ्टिंग होती रहती है। इजीली क्या है, शिफ्टिंग होती रहती है। जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको, जैसे ये हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET। अभी इसका नेम क्या लिखा था, इथाइल एसीटो एसीटेट। जब ये वाटर में होता है, छोड़ो अभी, इसका जो इनॉल फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म बन गया CH3 COH C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5। C2H5 को हमने यहाँ क्या लिखा है, ET लिखा है, ठीक है ना।
सी COH, तब ये बनता है। अब देखो बेटा, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है कीटो, और ये कौन सा फॉर्म है, ये है इनॉल फॉर्म। ठीक है ना, एक कीटो हो गया और दूसरा इनॉल फॉर्म हो गया। जब हम इनको वाटर के सॉल्वेंट में लाते हैं, किसमें लाते हैं, वाटर, ये है वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट, तो ये जो इनॉल फॉर्म है ये लगभग 17% होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन जब हम इसी को बेंजीन में रख दें या हेक्सेन में रख देते हैं, तो हेक्सेन में रख देते हैं, HEXAN, हेक्सेन का मतलब हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये लगभग 93% आता है। ये कैसा है, पोलर, और ये कैसा है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में 93% इनॉल फॉर्म है, जबकि पोलर में कितना है, 17%। तो लॉजिक क्लियर हो गया। अगर पोलर सॉल्वेंट लोगे तो इनॉल फॉर्म कम बनेगा, लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे तो इनॉल फॉर्म लार्ज अमाउंट में बनेगा। बस इतना ही हमें याद रखना है, बाकी यहां हमने जो ऑर्डर लिखा है उस ऑर्डर को आप दिमाग में रखेंगे। इनॉल कंटेंट इंक्रीजेज, इनॉल कंटेंट इंक्रीजेज इन नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, हेक्सेन, एंड डिक्रीजेज, कब डिक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीजेज इन पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर और एसीटोन, इनमें ये डिक्रीज होता है। इनॉल कंटेंट ऑर्डर ये दिमाग में रखना है, इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स सबसे अधिक हेक्सेन, बेंजीन, एसीटोन, मीथेनॉल एंड देन वाटर। वाटर तो हाईली पोलर है, सबसे अधिक किसमें है, हेक्सेन में प्रेजेंट है, सबसे कम किसमें है, वाटर में। ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन है कि कौन सा सॉल्वेंट अच्छा है। जितना कम पोलर है, नॉन पोलर है, वहां पर इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा, कीटो फॉर्म कम होगा। भाई ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। और यदि हाईली पोलर आ रहा, पोलर में भी प्रोटिक जो प्रोटॉन देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, तो वहां पर ये कम हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा। ऐसे याद रखना है। द इनॉल कंटेंट इज मोर वोलाटाइल, इनॉल कंटेंट मोर वोलाटाइल है। क्यों भाई मोर वोलाटाइल है, क्योंकि इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग आती है, और जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वोलाटिलिटी अधिक हो जाती है। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगी, तो इसका मतलब ये लेस वोलाटाइल होंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो क्या कह रहा है ये, द इनॉल कंटेंट इज मोर वोलाटाइल एंड इज सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द मिक्सचर इन ए फ्यूज्ड क्वार्ट ऑपरेटर। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो यहां पर पॉइंट क्या है, the enol content is more volatile and separated by this separation of the mixture in, बस इतना याद रखो, the enol content is more volatile and is separated by fractional distillation। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए इनका सेपरेशन किया जाता है या किया जा सकता है। तो ये था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इनॉल कंटेंट। गॉट इट, अच्छी तरह क्लियर हो गया।